तो आपको बेसिक्स जानना है। शेयर्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन्हें बनाता कौन है, इनकी परवरिश कौन करता है, कौन सी स्कूल, सब तो नहीं बता रहे हम, कैसे कब और क्यों देख लेते हैं बस। लेकिन ऐसे नहीं, एक एग्जाम्पल कंपनी की कहानी के साथ जिसका इंस्पिरेशन मुझे मिला अपना मुंडी लेफ्ट की तरफ घुमा के। हाँ, वो उधर एक भालू रखा रहता है। मतलब कहानी के साथ साथ शेयर्स का नॉलेज, एंटरटेनमेंट प्लस वैल्यू। नमस्ते, मेरा नाम है आकृत और आइए देखते हैं शेयर्स के बनने की स्टोरी को थोड़ा लॉजिक के साथ। तो चलिए सैंपल कंपनी को पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब इस वीडियो का पर्पस है शेयर्स के क्रिएशन को समझना, तो हम बहुत सारे प्रोसेसेस को काफी सिंप्लीफाई करके बताएंगे। असल में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे इस कहानी का जो हीरो है वो है एक लड़का जिसका नाम है च्यवनप्राश। उसको एक आइडिया आता है कि वो एक ऐसा टेडी बियर बनाएगा जो आपके घर में हो रही बातचीत को सुनेगा, और जब आप उसे प्रेस करेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपके घर के कॉन्वर्सेशन से सुटेबल जो भी इंटरनेट पर मीम्स चल रहे होंगे उसका ऑडियो प्ले करेगा। जैसे कि हाय हाय होए होए। च्यवनप्राश को लगता है कि आइडिया बहुत बढ़िया है और ये टेडी बियर मार्केट में बहुत सक्सेसफुल होगा, और वो अपनी कंपनी का नाम रखता है टेडीफाई एआई। अब वो ऐसे ही टेडी बियर को बनाने में लग जाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद च्यवनप्राश को रियलाइज होता है कि वो टेडी बियर के डिजाइनिंग वाले काम तो कर लेगा, लेकिन उसके जो एआई से रिलेटेड काम है और बाकी स्टार्टअप के और भी कामों में उसे हेल्प चाहिए होगी, और वो एक पार्टनर को ढूंढने में लग जाता है। और फिर उसको एक पार्टनर मिल भी जाता है जिसको लगता है हाँ, आइडिया में दम तो है। खैर, अब तक च्यवनप्राश टेडीफाई एआई का 100% ओनर था, लेकिन पार्टनर के आ जाने के बाद ये सिचुएशन चेंज होगी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, शेयर्स क्या होते हैं? इसका हिंदी जानते हैं पहले। शेयर हिंदी में क्या होते हैं? पैंथर प्रजाति का बड़ा बिल्ला जिसे जंगल का राजा अरे कहते हैं। यार, ये अलग पागल। शेयर को हिंदी में ट्रांसलेट करें। हिस्सा। यस, हिस्सा मतलब एक पार्ट। तो अब च्यवनप्राश जो कि 100% ओनर है, वो टेडीफाई का हिस्सा क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसको उसके बदले में मिल रही है वैल्यू, और यही है हमारा बेसिक टेम्पलेट। एक तरफ है कंपनी, दूसरी तरफ है थर्ड पार्टी। कंपनी देती है शेयर्स और उसको उसके बदले में मिलती है वैल्यू। इस केस में कंपनी हो गई टेडीफाई, थर्ड पार्टी हो गया पार्टनर। कंपनी ने दिए शेयर्स, इक्विटी मतलब ओनरशिप और साथ में डिसीजन लेने के कुछ अधिकार, और उससे बदले में मिले स्किल्स या रिसोर्सेस। तो एग्जाम्पल को आसान रखने के लिए हम मानते हैं कि च्यवनप्राश ने 50% ओनरशिप दे दी अपने पार्टनर को। इस पार्टनर का नाम हम रखते हैं च्यवनप्राश 2। अब दोनों पार्टनर्स ने मिलकर बहुत मेहनत करी और टेडीफाई को एक बढ़िया वर्किंग हालत में ले आए। अब उन्हें इसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए चाहिए थे पैसे, तो वहीं गए जहां अक्सर स्टार्टअप जाते हैं, शार्क टैंक। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। और उन्हें मिल गई फंडिंग। अब हमारे टेम्पलेट में थर्ड पार्टी हो गए एंजल इन्वेस्टर्स, उन्हें मिली इक्विटी और उन्होंने दिए पैसे। टेडीफाई के इस टाइम पे ऑफिशियली बने शेयर्स, मतलब वैल्यूएशन वगैरह हुआ और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बने जिनमें ऐसा लिखा गया कि टेडीफाई के हैं 10 लाख शेयर्स, 4 लाख दोनों पार्टनर्स के पास और 2 लाख इन्वेस्टर के पास। तो ओनरशिप परसेंटेज क्या रहा? च्यवनप्राश के पास 40%, च्यवनप्राश 2 के पास 40% और इन्वेस्टर के पास 20%। अब स्टार्टअप्स को पैसे मिलते हैं फंडिंग के कई राउंड से, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, फलाना ढिमकाना। हर बार हमारे टेम्पलेट में वही होगा। टेडीफाई देती रहेगी इक्विटी यानी कि शेयर्स, और उसे मिलता रहेगा कैपिटल यानी कि पैसा। इन सब में टेडीफाई एआई हो चुका है टेडीफाई एआई प्राइवेट लिमिटेड। और अब मान लेते हैं कि टेडीफाई बहुत फेमस हो गया, इसका ये मीमर भालू जो है वो घर घर में हो चुका है। बच्चे, बड़े, बूढ़े हर जगह यही कर रहे हैं। अभी बता दे भाई बैगन क्या हो गया? तो टेडीफाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और ज्यादा ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा चाहिए माँ। कंपनीज को पैसे मिलने के कई तरीके होते हैं, जैसे लोन्स, डिबेंचर्स, फंडिंग के और राउंड्स। लेकिन यहाँ शेयर्स के क्रिएशन को समझना है, तो हम मानते हैं कि शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कंपनी को पब्लिक बनाने का। मतलब अब टेडीफाई आम जनता से पैसे लेकर के फिर ग्रो करने का डिसाइड कर रही है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शॉर्ट में IPO।
अब देखिए आईपीओ के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑडिट्स, असेसमेंट्स, मर्चेंट बैंक से अंडरराइटिंग, सेबी रजिस्ट्रेशन, एडवर्टीजमेंट्स, रोड शो, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना, फलाना ढिमकाना। अब ऐसा समझिए कि लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने के बाद टेडीफाई को पब्लिक से मिल गए पैसे और पब्लिक को मिले शेयर्स यानी कि स्टॉक्स। अब कंपनी जब डिसाइड करे तब वो पब्लिक से पैसे ले सकती है। पहली बार करे तो उसको बोलते हैं आईपीओ, आगे कितनी बार भी और करे उसको बोलते हैं एफपीओ यानी कि फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। हर बार पब्लिक को मिलेंगे स्टॉक्स और कंपनी को मिलेगा, हर बार यही होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर च्यवनप्राश हर बार अपने ओनरशिप का परसेंटेज कम करने के लिए कैसे रेडी हो जा रहा है। तो शेयर होल्डर्स का रीजनिंग ये होता है कि उनकी ओनरशिप परसेंटेज भले कम हो रही हो लेकिन उनका वैल्यू बढ़ रहा हो। मतलब ऐसा समझिए कि छोटे पिज्जा का 3 स्लाइस लेने की जगह बड़े पिज्जा का 2 स्लाइस मिल रहा हो, मतलब इफेक्टिवली ज्यादा पिज्जा। अब इसको इसी एग्जाम्पल में लगा के समझ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो फंडिंग के सारे राउंड्स के बाद और पब्लिक से पैसा लेने के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन टेडीफाई का है कि च्यवनप्राश के पास है 5 लाख शेयर्स, च्यवनप्राश 2 के पास है 5 लाख शेयर्स और सारे इन्वेस्टर्स और पब्लिक सब के पास मिला के है 10 लाख शेयर्स। मतलब इनका ओनरशिप परसेंटेज हुआ 25%, 25% और 50% रेस्पेक्टिवली। और हम मान लेते हैं कि टेडीफाई का वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए का। तो च्यवनप्राश जो 25% का ओनर है उसका वैल्यूएशन कितना हुआ, उसका नेटवर्थ कितना हुआ, 25 करोड़ रुपए का। अब मान लेते हैं कि टेडीफाई को एक नया बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है और अब शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। च्यवनप्राश के पास जो थे वही रहेंगे 5 लाख शेयर्स, च्यवनप्राश 2 के पास 5 लाख शेयर्स, पुराने सारे इन्वेस्टर्स के पास 10 लाख शेयर्स और जो नया बड़ा इन्वेस्टर आया है उसके पास 5 लाख शेयर्स क्रिएट करके उसको दे दिए जाते हैं और वो 50 करोड़ रुपए टेडीफाई में इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी का टोटल वैल्यूएशन हो गया 150 करोड़ रुपए का। तो अब ओनरशिप परसेंटेज कैसा रहा, 20% च्यवनप्राश, 20% च्यवनप्राश 2, 40% पुराने सारे इन्वेस्टर्स और 20% नए इन्वेस्टर का। तो च्यवनप्राश 2 का ओनरशिप परसेंटेज 20% 150 करोड़ का कितना हुआ, 30 करोड़, यानी कि रातों रात 25 करोड़ से 30 करोड़। अब ये एकदम ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि परसेंटेज ओनरशिप का घटे इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा घाटे का सौदा कर रहे हैं। कई बार घाटे का भी होता है पर कई बार नहीं। तो जब भी नए शेयर्स बनते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर्स का होता है डाइल्यूशन। ऐसे साइड नोट, जैसे कंपनी पब्लिक को शेयर्स दे के उनसे पैसे ले सकती है, वैसे ही कंपनी वापस शेयर्स को खरीद भी सकती है। इसको बाईबैक बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी के ही कंट्रोल में आ जाते हैं, जिसको बाद में यूज कर सकते हैं। मेन टॉपिक पर आते हैं। एक और कॉमन सिनेरियो जब कंपनी शेयर क्रिएट करती है वो है ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। इस केस में हमारे टेम्पलेट में कैसा रहता है, एक साइड में है कंपनी, दूसरे साइड में है एम्प्लॉइज। कंपनी देती है स्टॉक ऑप्शंस और कंपनी को इसके बदले में मिलते हैं स्किल्स या रिसोर्सेज, क्योंकि कंपनीज कई बार स्टॉक ऑप्शंस को एज इंसेंटिव ऑफर करती है कि आओ हमारी कंपनी ज्वाइन करो। साथ ही साथ एम्प्लॉइज का मोरल रहता है हाई, यानी कि कंपनी को मिलता है बेटर आउटपुट। बहुत ही शॉर्ट में था, लेकिन कई केसेस में एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स दोनों एम्प्लॉइज और कंपनी के लिए फायदे का सौदा होता है। बस समाप्त। जाने से पहले लाइक बटन पे ऐसे टेडी बेयर ठोक के जाइए। चमन के प्राण चमन I am noob. चमन है। इस कहानी का जो लड़का है हमारा हीरो, उसका नाम है कहानी का लड़का की कहानी का हीरो है। पानी खत्म हो गया। पानी पिला दीजिए मेरे